हाँ जी। कितना महंगी बहुत है। एक सेमेस्टर की कितनी फीस हो जाती होगी जो बच्चे बीएससी एमएससी? ये डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में है। ओके। जैसे स्टेट कॉलेजेस हैं जो जी। बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस थोड़ी होती है, और जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी ज़्यादा होती है। ओके। कई बार 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है। ओह। हाँ जी। जी। तो स्टेट कॉलेजेस में जैसे एक सेमेस्टर की फ़ीस अगर $5000 है 12 क्रेडिट कोर्सेज के लिए, तो उसी तरह से जो प्राइवेट कॉलेजेस होगा कोई, उसकी 50,000 हो सकती है पर सेमेस्टर। ठीक है। अच्छा, एक जैसे जो हमारे नॉन मेडिकल के साइंस के बच्चे हैं, हाँ जी। उनके तो वीज़ा इजीली लग जाते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे आईटी में जाते हैं। आर्ट्स का बच्चा है, कॉमर्स का है, वो बच्चे भी इजीली उनके लिए है वहाँ पर जगह? प्रोबेबली मेरे को इतना पता नहीं था कि वीज़ा में भी सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है, क्योंकि मैंने तो साइंस की तरफ से ही देखा है सारा का सारा। पर मैंने और भी बच्चों को जैसे साइकोलॉजी और साइकियाट्रिक सब्जेक्ट लेके भी वहाँ पे पढ़ने जाने के लिए देखा है। जैसे कुछ बच्चे मैंने देखे कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए साइकोलॉजी के लिए जा रहे हैं, तो आई थिंक इजीली अवेलेबल है वीज़ा। अच्छा, एक जैसे पढ़ाई कंप्लीट होगी, बैचलर 4 साल की है वहाँ पर। हाँ जी। और बैचलर करने के बाद फिर उनको जॉब मिल जाती है, क्योंकि फिर पेरेंट्स को एक सवाल रहता है कि आफ्टर स्टडी कंप्लीट होने के बाद जॉब मिलेगी क्या, उसको कैसे आगे नौकरी, ग्रीन कार्ड, वो वीज़ा एक्सटेंड उसका होना, वो प्रोसेस थोड़ा सा समझाओ। वो डिपेंड करता है कि कौन से स्ट्रीम से हो आप, क्योंकि अंडरग्रेड डिग्री का ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा लिया है या आप डिग्री कौन से कॉलेज से कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे कुछ कम्पिटिटिव कॉलेजेस हैं जो जहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती है, तो वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट भी होती है अंडरग्रेड डिग्री के बाद में। और जो ग्रेजुएट डिग्री होती है जिसको मास्टर्स बोलते हैं, उसके वो भी डिपेंड करता है कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हो आप। अगर साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 3 साल का ओपीटी मिलता है, और उस ओपीटी के दौरान आप जॉब कर सकते हो। ओपीटी मींस ऑप्शनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग है या ऑक्यूपेशनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। तो मेरा को ओ का भी ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने वो नहीं किया था। है ओपीटी, मैंने स्टूडेंट्स से ही सुना कि दैट इज ओपीटी है। तो जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उनको 3 साल का मिलता है, हाँ, और जो नॉन साइंस होते हैं उनको 1 साल का मिलता है ओपीटी। तो उस ओपीटी के दौरान वो जॉब कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे ही। और उनको जॉब ढूंढनी होती है उसमें, जॉब ढूंढनी होती है, और तभी उनको उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, स्कॉलरशिप वो डीमेट है और डीआरई ऐसा कुछ होता है, वो एग्ज़ाम बच्चा दे के जाए तो शायद उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ऐसा भी है क्या कंप्लीट 100%? देखो, जो भी एग्ज़ाम दे के जा रहे हो और जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपके स्कोर्स देखते हैं, आपके मार्क्स देखते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो उनके पास में क्या अवेलेबल है, वो स्कॉलरशिप्स ऑफर भी कर सकते हैं आपको। तो ऑफर होती भी है बच्चों को, तो उससे हेल्प हो जाती है फीस की तरफ, आपके खर्चे की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पंजाब के बाद एक हरियाणा में एक डंकी सिस्टम बड़ा चलन में है। बहुत सारे हमारे जो बच्चे, एक तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक बिना पढ़ने वाले हमारे गाँव के बच्चे हैं, वो स्टडी पे तो जा ही नहीं सकते, और फिर वो ज़मीन बेचकर वो डंकी रूट से जा रहे हैं। वहाँ उनकी लाइफ किस तरह की है, उनको क्या कहना चाहोगे जो पेरेंट्स आगे फ्यूचर प्लानिंग कर अपने बच्चों को डंकी से भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि डंकी सिस्टम से बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च करके अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल के उसको भेज रहे हो, और फिर भी वो वहाँ पे इलीगल रहेगा। वो वहाँ पे जाके अगर इलीगल नहीं रहेगा तो वहाँ पे जाके असाइलम मांगेगा। असाइलम मांगेगा, इसका मतलब कि वो इंडिया से खुश नहीं है और वो वापस इंडिया नहीं आ सकता। तो आप क्यों ऐसा करना चाहोगे अपने बच्चे के साथ में? बहुत कर रहे हैं अभी, वहाँ पे जाके असाइलम ले लेते हैं और उनको वर्क परमिट भी मिल जाता है थोड़े से दिनों बाद में, और फिर वो काम करना भी शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे ट्रक चलाना शुरू कर दिया है बच्चों ने, खूब अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता वापस क्या नाम है इंडिया आना पड़े उनको, वो नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने असाइलम ले लिया है। असाइलम का मतलब है वो अपने देश को छोड़ चुके हैं, उस देश से उनको प्रॉब्लम थी, इसलिए उस देश को उन्होंने छोड़ दिया है, अब वो वापस नहीं आ सकते। अच्छा, वो आना चाहे तो आ नहीं सकते? नहीं। और मान लीजिए सपोज करो उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है असाइलम वालों को? हाँ, मिल जाता है। तो ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी नहीं आ सकते वापस? नहीं, क्योंकि वो लिखा गया अब आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो जिंदगी में दोबारा आ नहीं पाएगा कभी? लीगली नहीं आ सकते। तो और इलीगल क्या रास्ता है फिर? मुझे नहीं पता क्योंकि वो भी लोग करते हैं। तो इलीगल तो फिर वही दीवार कूदनी होगी आने के लिए? बिल्कुल, जाने के लिए भी दीवार कूदी और आने के लिए भी कूदनी पड़ेगी। और फिर आने के लिए दोबारा फिर आप जाना चाहो तो फिर कूदनी पड़ेगी दीवार, है? जाने के लिए तो फिर ग्रीन कार्ड होगा उनके पास में। अच्छा, ग्रीन कार्ड होगा। अगर उन्होंने असाइलम लेके वो सब कुछ कर लिया है,
मतलब कि मेरे को डिटेल में नहीं पता, पर मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है कि लोगों ने असाइलम ले लिया और विद इन फ्यू वीक्स उनको वर्क परमिट मिल गया और फिर उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया और अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला लिया। पर मैं उस चीज़ में विश्वास नहीं। कैसी लाइफ है ये बच्चे, कैसा ज़िंदगी जीते हैं वहाँ पर जो असाइलम लगाते हैं डोंकी वाले? बहुत बार तो काम नहीं मिलता है, और काम मिलता है तो ऐसी जगह भी मिलता है जहाँ पे वो किसी स्टोर में काम कर रहे हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से मेरा जो है चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हमारे एशियन जो है माँ बाप, वो अपने बच्चों को आजकल हर घर में है उसका देखा देखी का इतना हो गया है। सो हमारे बच्चे इंग्लैंड तो उसके बच्चे अमेरिका, उसके बच्चे रूस तो उसके बच्चे फ्रांस, और जब चले जाते हैं तो कॉलर उठा के मम्मी पापा लोग आते हैं, मेरे बच्चे तो चले गए। ऐसा लगता है जैसे उनके बच्चे चले गए वहाँ का डोनाल्ड ट्रंप बन गए। अंदरूनी आप जाकर झांक के देखिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और किस और कैसे सफ़र कर रहे हैं। मेरे भी जान पहचान वाले ने, मेरा बेटा तो वहाँ चला गया। इसके बाद जब मैं गई तो मैं पता चला कि उसका बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, बेचारा भटक रहा है। वहाँ अच्छा खासा नौकरी में था इंडिया में, और वहाँ जाके भटक रहा है, नौकरी भी नहीं मिल पा रहा है। और वहाँ पर अब बैठ के खाना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगाई है। आपको घर का भी लगेगा, खाने का भी लगेगा, ट्रांसपोर्ट भी का भी लगेगा। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। कहीं कहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, खुद का कार या खुद का टैक्सी को वो सब बियर करना बहुत मुश्किल है। इंडियन करेंसी या कहीं का करेंसी डॉलर से बहुत कम है। तो माँ बाप तो एक तो पढ़ने का पैसा भेजा, दूसरा बात उसका सरवाइव करने का पैसा देगा, पॉसिबल नहीं है मिडिल क्लास का। अगर अपर क्लास है तो खुद ही यहाँ कमा लेगा, वहाँ भेजेगा नहीं। भेजेगा तो उसके पास सरप्लस मनी है, डिग्री के लिए भेजेगा, बाकी यहाँ पर उसके लिए बहुत कुछ है इंडिया में, वो खुद आ जाएगा। लेकिन वो जो मिडिल क्लास मेंटलिटी है, देखा देखी वाला, उसी को है। बाकी ये लोअर क्लास में नहीं है, अपर क्लास में नहीं है। तो ये है इज्जत और गौरव मानते हैं। मोहल्ला, रिश्तेदार सभी को, नेबर को, सभी को बड़ा गर्व से बताते हैं। बेल बजा बजा के बताएंगे, मेरा बच्चा वहाँ चला गया, मेरी बेटी यहाँ चली गई, मेरा बेटा अमेरिका में। लेकिन क्या विदेश जाकर बच्चों की जिंदगी वैसे ही चमकदार रहता है जैसी तस्वीर दिखाई देती है? पढ़ाई खर्च, वीज़ा का टेंशन, नौकरी का तलवार, अकेलेपन का टीस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत से विदेश गए छात्र और नौकरी पेशा लोगों का असली जिंदगी की कहानी। विदेश भेजने का सपना, जो माता पिता जमीन गिरवी, लोन लेते हैं, गहने बेचते हैं ताकि बच्चा विदेश में पढ़ सके। 30 से 70 लाख रुपया खर्च करके एक मास्टर डिग्री दिलाते हैं। विदेश में छात्रों की जिंदगी किस कीमत पर? क्लास, असाइनमेंट, लैब जॉब, सब कुछ अकेला। कई छात्र पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पता चला, मैंने देखा किसी को कि वो इसमें शॉप में तौलते हुए, वजन करते हुए सामान, वो इंजीनियरिंग था, मास्टर्स कर रहा था। दिन में पढ़ाई करना, रात में रेस्टोरेंट, वॉलमार्ट में, हेल्थ इंश्योरेंस में, ग्रोसरी मार्ट में सब कुछ काम करना। सब महंगा है। पढ़ाई के बाद संघर्ष, OPT या H1B वीज़ा का टेंशन। पढ़ाई के बाद केवल 1 से 3 साल तक आप वर्क वीज़ा में रह सकते हैं। इसके बाद आपको अगर नहीं मिला या वहाँ अप्लाई नहीं किया तो आपको घर आना पड़ेगा। फिर H1 वीज़ा के लिए लॉटरी नाम आता है, उसके बाद आपको वो मिलेगा। नौकरी मिलने का टेंशन खत्म नहीं होता है। हज़ारों डॉलर की जॉब मिलती है, लेकिन खाना, रेंट 1,500 से 2,500, खाना बिल 2,000, कार, EMI, लोन, टैक्स सब कट जाता है। वीज़ा में फंसा होने के कारण जॉब छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वीज़ा अप्लाई किया रहता है। इमोशनल प्रॉब्लम है, फैमिली से दूर, त्यौहार में अकेलापन, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, कोई में एकदम अकेले, डिप्रेशन का खतरा। इंडिया, एशियन कंट्री में जैसे सपोर्ट सिस्टम है वैसे ही वहाँ नहीं मिलता है।
तो क्या ये वाकई वर्थ है वहां पर जाना? क्या विदेश जाना सिर्फ स्टेटस सिंबल है या कोई विकल्प है जिससे बच्चे इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या चाइना में और भी कहीं रह के अच्छा कर सकता है? लाखों फैमिली का सपना होता है उनका बच्चा विदेश जाए, पढ़े, वहाँ की जिंदगी जिए, लेकिन क्या ये सपना हकीकत में उतना खूबसूरत है जितना खूबसूरत उसके माँ बाप देखते हैं? नहीं। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है। जो बहुत मजबूत है फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, वो स्ट्रगल करके सरवाइव कर सकता है। अदरवाइज जो इमोशनल बच्चा है उसको ना भेजें। इकोनॉमिकली आप कमज़ोर हैं तो नहीं भेजें। आप फिजिकल फिट नहीं है तो नहीं भेजें। इन सब कारण से बच्चे वहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। आपका बच्चा का सरवाइव करना मुश्किल है। आप अपने हाथ से अपने बच्चे को भी खो देंगे। इसीलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि देखा देखी ना करें, अपना दम को तोलें, अपने बच्चों को देखें। क्या ये बाहर में अकेली सर्वाइवल है तो भेजें, नहीं तो उसको देख के इसको देख के ना भेजें। सबके अंदर की बात आप नहीं जानते हैं, जो ऊपर से दिखता है वही बिकता है, वही वाला बात है। तो दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।